Okay, in SI units, K is written as 1 divided by 4 pi epsilon naught. SI units में K की वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught लिखी जाती है। इस 1 by 4 pi epsilon naught में 4 pi एक अलग फैक्टर है, epsilon naught एक अलग फैक्टर है। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। What is the shape of the field around a point charge? एक point charge के इर्द गिर्द जो field होती है, it is in the form of a sphere. Spherical shape में होती है। अच्छा, what is the formula for area of a sphere? 4 pi r square. What is the formula for volume of a sphere? 4 by 3 pi r. अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि sphere के साथ ये 4 pi का factor associated है। चाहे आप area calculate करें या volume calculate करें। तो this 4 pi factor is because of spherical symmetry. ये 4 pi, this factor is because of spherical symmetry. Of field around point charge. ये भी याद रहे कि सिर्फ point charge की बात हो रही है। और what is epsilon naught? It is a permittivity of free space. तो ये basically किसकी वजह से? ये मीडियम की वजह से। यहाँ पे फ्री स्पेस है। It is basically the permittivity factor. और परमिटिविटी में भी ये फैक्टर जो है फिर एप्सिलॉन नॉट पे अगर बहस की जाए तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सी दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी? 1 by 4 pi k. ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी एंड वी नो द वैल्यू ऑफ k, 1 over 4 pi into 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस कूलम स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, इस फैक्टर को डिवाइड करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 8.85 into 10 to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कैलकुलेशंस के लिए अगर आपने इसको अडॉप्ट करना है तो फिर ये सिर्फ 10 to power minus 11 ले लें। Is it a good approximation? 8.85 approximately 9 है। 9 को तो आप पहले भी 10 बना चुके हैं। तो 10 into 10 to power minus 12 becomes 10 to power minus 11। तो फिर आप कैलकुलेशंस में इसको 10 to power minus 11 लेके जाएं। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इसका एक नाम हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आल्सो कॉल्ड एज फ्री स्टैटिक परमिटिविटी। इसको स्टैटिक परमिटिविटी भी कहते हैं। ये परमिटिविटी थोड़ी खतरनाक है क्योंकि हर परमिटिविटी के एटलीस्ट 2 नाम जरूर हैं। आगे चल के आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी आने वाली है, मीडियम की परमिटिविटी, फिर रिलेटिव परमिटिविटी आने वाली है। तो इस वजह से उनके भी अलग अलग नाम हैं। तो आपको अभी से ये याद रखना होगा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम स्टैटिक परमिटिविटी भी कहते हैं। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। अच्छा, अब ये परमिटिविटी जरा डिफाइन करते हैं कि परमिटिविटी बेसिकली क्या है। Permittivity basically refers to the permission of a medium towards the flow of electric field lines through it, या towards the interaction of electric field lines। 2 चार्जेस मौजूद हैं किसी मीडियम में, फॉर एग्जाम्पल वो मीडियम एयर है, तो इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एयर किस हद तक परमिशन देती है इंटरेक्ट करने के लिए, वो परमिशन क्या कहलाती है? परमिटिविटी। यही सिस्टम ऑफ चार्जेस आपने उठा के पानी में डाल दिया। अब वाटर उन्हीं 2 चार्जेस को इंटरेक्ट करने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है, वो क्या कहलाएगी? परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो परमिटिविटी बेसिकली एक परमिशन है, एक मीडियम की एक इजाजत है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना फ्रीली इंटरेक्ट करने देगा। ठीक है, इट इज बेसिकली द परमिशन ऑफ अ मीडियम for
interaction या flow of electric field lines. एक डेफिनेशन की ये, दूसरी डेफिनेशन जो हमारे काफी काम आने वाली है, permittivity is a property of the medium which affects the magnitude of force between the two charges. अच्छा, ये बताओ एयर की डेंसिटी ज्यादा है या वाटर की? महसूस क्या होता है कि चार्जेस एयर में ज्यादा फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं या वाटर में? एयर में। समझ आई कि नहीं आई? तो आप मुझे इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर चार्जेस एयर में होंगे तो उनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगी और अगर वाटर में होंगे तो उनके दरमियान फोर्स कम होगी। समझ आई कि नहीं आई? तो फिर हम परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which affects the magnitude of force between charges. तो चेक करते हैं ना ये कैसे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमें k की वैल्यू मिल गई है और फोर्स का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमें पता है। फोर्स का एक्सप्रेशन था F is equal to K Q1 Q2 over R square. F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. Keeping all other factors constant. ये देखें क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अब इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो काफी स्मॉल है, 8.85 into 10 to power minus 12. The value is really very small. अब जितनी ये वैल्यू स्मॉल होगी उतना फोर्स दो चार्जेस के दरमियान ज्यादा होगी। तो अब होना क्या चाहिए? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एक बात जरा ओपन करके देखो, अंदाजा लगाओ। अच्छा, जिस चीज को आप रियलाइज नहीं करते वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 8 5 एक डेसिमल प्लेस आप पीछे भी गए ना, तो इसलिए एक जीरो कम हो गया, 11 जीरोस आए। ये वैल्यू काफी स्मॉल है और इस वैल्यू के बारे में एक बात और याद रखें कि ये नेचुरल कांस्टेंट है, ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है कि जब भी दो चार्जेस एयर में इंटरेक्ट करेंगे तो एयर या वैक्यूम इतनी परमिशन देगा, इससे ज्यादा परमिशन। अच्छा, अगर ये वैल्यू एग्जैक्टली जीरो होती तो फिर क्या होता? वो भी कर लेते हैं। अगर ये एप्सिलॉन नॉट जीरो होता तो F इज इक्वल टू बाकी तमाम फैक्टर्स जो हैं उनको अगर मैं कह दूं कि वो एक कांस्टेंट C प्राइम है तो फिर एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, C प्राइम ओवर जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी। का मतलब इंफिनिटी नहीं होता, इंफिनिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम वैल्यू। इंफिनिटी का मतलब जहां पे आपकी हद खत्म हो जाए, उसके बाहर आप ऑब्जर्व ना कर सके। मैं आपको बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूं। मेरा हाथ इस डेस्क तक नहीं पहुंच रहा, ये मेरे लिए इंफिनिटी पे है। इसकी एक और एग्जांपल आप लोगों ने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी ली कि हर वो पॉइंट जो फील्ड के जस्ट बाहर हो वो फील्ड के लिए कहाँ है। तो अब देखो, अगर ये वैल्यू जीरो होती तो फिर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स मैक्सिमम होती। इंफिनिटी का कोई कांसेप्ट नहीं है, कोई भी फोर्स इनफाइनाइट नहीं हो सकती। वो फोर्स क्या होती? मैक्सिमम होती। अगर एयर फुल परमिशन मैक्सिमम परमिशन नहीं दे रहा तो इसका मतलब जानते हो क्या है? 100% वैक्यूम पॉसिबल नहीं है, 100% फ्री स्पेस पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप वैक्यूम भी कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इनको फ्रीली इंटरेक्ट करने, लेकिन बहरहाल जो सबसे कम डेंसिटी है वो वैक्यूम की है, इसीलिए चार्जेस के दरमियान सबसे ज्यादा फोर्स कौन से मीडियम में होगी? वैक्यूम में होगी, फ्री स्पेस में होगी। हम उसको मीडियम भी नहीं कहेंगे, रादर वी विल कॉल इट अ फ्री स्पेस। इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है मैग्नीट्यूड के लिए फॉर कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। यहां से हम यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? अच्छा, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अगर मैं आपको
सुना देता हूँ, आपको समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आती तो फिर मैं आपको इधर याद करवा दूंगा. 1 coulomb is a charge which when placed at a distance of 1 meter from an equal and similar charge will exert a force of 9 into 10 to power 9 Newton. तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोगों के चेहरों को देख के पता चल गया कि कुछ भी समझ नहीं आया. सुनो, मैंने जो कहा है वो आपको भी याद हो जाएगा. Q1, Q2, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं. इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम. इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर. अगर ये शराइत तय हो जाए तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो 9 into 10 to power 9 न्यूटन होगी. स्टिल ये याद होने वाली बात नहीं है कि आपको याद होगी हो. लेट मी शो यू कि ये कैसे याद होगी. फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लो. K, Q1, Q2 और R स्क्वायर. अब बताओ K की क्या वैल्यू है? 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. मल्टीप्लाई विद Q1 कितना है? 1 कूलम. Q2 कितना है? 1 कूलम. और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर होल स्क्वायर. देखते जाओ. अच्छा, F is equal to 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. कूलम into कूलम, कूलम स्क्वायर. एंड 1 मीटर स्क्वायर इज 1 मीटर होल स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर. कैंसिलेशंस करें. रिजल्ट क्या है? मेरे ख्याल में याद हो गया. यस सर. अब समझ पड़ा कि मैं क्या कह रहा था? यस सर. अब मैं सुनाता हूँ और रियलाइज करो. 1 coulomb is the charge which when placed at a distance of 1 meter from an equal and similar charge will exert a force of 9 into 10 to power 9 Newton. 1 coulomb चार्ज वो चार्ज है जिसको जब आप एक इक्वल और सिमिलर चार्ज यानी एक और 1 coulomb चार्ज से 1 मीटर के फासले पे रखें तो वो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है? 9 into 10 to power 9 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करता है. ये बड़ी हाई वैल्यू ऑफ फोर्स है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आपका मास कितना है? 78 kg. आपका वेट कितना है? 60 kg. इसका वेट 60 kg है. आपका वेट कितना है? रेड शर्ट जो आपने पहनी है, क्या नाम है आपका? 70 kg है. अब सुनो, मैं पूछता हूँ वेट, ये बताते हैं मास. क्या नाम है आपका? शम्स. शम्स से मैंने पूछा कि वेट कितना है तो क्या बताते हैं? मास मैंने बताया. अच्छा, मास कितना है आपका? 78. और आपका वेट कितना है? 780 kg. 780 न्यूटन. आपने एक फैक्ट रियलाइज किया? यस सर. वेट और मास में फर्क है. W is equal to mg. मैं मास पूछूं तो मास बताएं, वेट पूछूं तो वेट बताएं. मैं आपको रियलाइज कराता हूँ. जैसे कि ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि इनका वेट 780 न्यूटन है. अप्रोक्सीमेटली मैं उसको 800 न्यूटन कंसिडर कर लेता हूँ. तो आप सर्टेन हाइट से, थोड़ी हाइट से जमीन के ऊपर जंप करो. आप जमीन पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करोगे? 800 न्यूटन. तो जमीन आपकी लेग्स के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. 800 न्यूटन फोर्स को आप फील करेंगे कितनी होती है? अपने वेट के बराबर फोर्स को कभी फील करेंगे कितनी होती है? और फिर उस 800 के मुकाबले में इस फोर्स को देखें. अच्छा, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूटन. यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब. 1 कूलम चार्ज दूसरे 1 कूलम चार्ज के ऊपर 9 अरब न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो कि आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते. इसलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था कि कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर. ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. समझ आई कि नहीं आई? तो जब दो 1 कूलम चार्ज आपस में इंटरेक्शन में आते हैं ना, तो इतने मजबूत बॉन्ड बनते हैं, इतनी हाई अट्रैक्शन होती है कि एटम की डिस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल हो जाती है. एटम्स को आप कोई छोटी मोटी फोर्स लेके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.